चिंता करते हैं। तो हाँ, मैंने आपको बताया था कि व्हाट आर द कॉजेज, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी। अब हम लोग का रह गया है कि व्हाट आर द treatments available for neurotic anxiety। देखिए, न्यूरोटिक एंजाइटी के लिए जब हमने ट्रीटमेंट के बारे में जनरल आप लोग से फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था आपका, तो उसमें मैंने कहा था कि साइकोफार्माकोलॉजी, यानी कि ऐसी मेडिसिन जो जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में दी जाती हैं, उनकी हेल्प से भी हम एंजाइटी को कम कर सकते हैं। एंजाइटी कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग मैनी मेडिसिन। और कुछ नहीं होता है, आप लोग खुद जानते हैं कि जरा सा कोई परेशान है तो आप एक ट्रैंकुलाइजर देके सो जाओ, चिंता कम हो जाएगी है। और ट्रैंकुलाइजर्स दे देते हैं, सीडेटिव दे देते हैं और शांत कर देते हैं, पर इसकी स्पेसिफिक दवाएं हैं विच neither you are supposed to prescribe nor we are supposed to prescribe, because only MBBS डॉक्टर्स ही अधिकृत हैं इन दवाओं को देने के लिए। और कई बार जब रोगी बहुत ज़्यादा चिंता में होता है तो डॉक्टर्स ऐसी दवाएं उनको देते हैं जिनसे कि वो अपनी मानसिक जो उनकी चिंता है, जो उनके डे टू डे लाइफ में उनको बॉदर कर रही है, परेशान कर रही है, तो उससे वो बच जाते हैं और वो चिंता उनको उतनी महसूस नहीं होती। अब ये तो हो गया दवाओं के माध्यम से मानसिक ये न्यूरोटिक एंजाइटी को दूर करने का तरीका। इसके अलावा और भी बहुत सारे साइकोलॉजिकल तरीके हैं, अदर मेथड्स हैं जिनके द्वारा हम लोग मेंटल टेंशन और एंजाइटी को बच्चे की पेशेंट की कम कर सकते हैं। एक नाम मैंने लिया था बिहेवियर थेरेपी, आप लोगों ने भी सुना होगा बिहेवियर थेरेपी नाम। तो बिहेवियर थेरेपी, बिहेवियरिस्ट जो हैं, व्यवहारवादी जो हैं, वो ये मानते हैं कि जन्म के समय कोई व्यक्ति चिंताग्रस्त नहीं होता, मानसिक रोगों से ग्रस्त नहीं होता। जनरली ये सब हम सीखते हैं बाद में आके, गलत आचरण, गलत व्यवहार, अनुपयुक्त आचरण, अनुपयुक्त व्यवहार, सब हम कहाँ सीखते हैं? जन्म लेने के बाद। तो जिन चीज़ों को हमने सीख रखा है उनको हम अनलर्न भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमने कुछ गलत आदतें सीख ली, तो उन गलत आदतों को हम अनलर्न कर सकते हैं बाई डेवलपिंग प्रॉपर हैबिट्स या काउंटर एक्टिंग दोस इनएप्रोप्रिएट इनएडिक्वेट बिहेवियर। तो ये भी एक तरीका है। अब जैसे किसी को किसी व्यवहार को हम बिल्कुल बदल भी सकते हैं, उनके एटीट्यूड्स को बदल सकते हैं, हम उनके उस व्यवहार को ख़त्म कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को बहुत एंजाइटी है कि मेरे परिवार की डेथ हो जाएगी, मेरे परिवार का में कोई नहीं बचेगा, मेरे परिवार में एक भी व्यक्ति बचना ही नहीं है, और इससे वो बहुत चिंता में परेशान है। आप जानते हैं ये कोई लॉजिकल बात तो नहीं है, मोस्ट इलॉजिकल बात है। दिस फियर इज इलॉजिकल, बट फॉर देम इट इज रियलिटी एंड इट इज वेरी पेनफुल फॉर देम। तो ऐसे में हम लोग कुछ ऐसी सीडीटी करा देते हैं। क्या है कि उनको एक ड्रिल टाइप कराते हैं, जैसे उनसे कहते हैं कि पूरे विश्वास से एक 30 सेकेंड्स तक तुम्हें कहना है कि तुम्हारे परिवार के हर मेंबर की डेथ हो गई है। अब उसको बार बार कहना होता है मेरे परिवार के सभी मेंबर्स की डेथ हो गई, उसको बहुत टेंशन होता है ये बात कहने में, क्योंकि यही तो उसकी एंजाइटी का है कारण। तो 30 सेकेंड के बाद उनको एक पॉज देते हैं, फिर तो उसके बाद फिर उनसे कहते कहिए, एंड द सेम थिंग इज टू बी रिपीटेड। और उनसे कहा जाता है मानिए कि ये सच है और आप ये बात कही। तो वो कहते रहते हैं, कहते रहते हैं, कहते रहते हैं। तो इनिशियली जब पहली बार आप उनसे कहलाते हैं तो जो पेन होता है, जो कहने में उनको तकलीफ होती है, जितने वो परेशान होते हैं, जब दूसरा सेट कराते हैं तो उतनी परेशानी उनको नहीं होती, तीसरे सेट में उनको और नहीं होती, चौथे सेट में और नहीं होती, और धीरे धीरे द पेन इंड्यूस्ड बाय दिस एंजाइटी रिड्यूसेस, बिकॉज उनको के ऊपर एक्सप्लोजन ऑफ दिस प्रॉब्लम हो गया कि एकदम उनके ऊपर इतनी भयंकर
समस्या डाल दी गई, तो धीरे 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 दे द फियर लॉस्ट इट्स इंटेंसिटी। मेरी बात समझ रहे हैं? इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप उनसे कहा जाता है, जैसे किसी को लगता है मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा, मैंने अपने कर्मचारियों को इतने प्यार से रखा है, मेरे सारे एम्प्लॉयज जो हैं बेकार हो जाएंगे, तब उनसे कहा जाएगा कि आप पूरे विश्वास से कहिए कि आपके एम्प्लॉयज, आपका बिजनेस ठप हो गया और आपके एम्प्लॉयज बीमार हो गए, वो बेरोजगार हो गए। शुरू में कहना बहुत पेनफुल होता है, पर जब इसी का हम लोग कई बार रिपीट कराते हैं और उसके कहते हैं घर जाके भी कहना, तो धीरे 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 इस सेंटेंस की वैल्यू खत्म हो जाती है, एंड दिस एंग्जाइटी एलिमिनेट्स। तो एक ये भी तरीका है। एक तरीका है कि हम लोग उनके अंदर बहुत सारा अंतर्दृष्टि डेवलप करते हैं। देखिए, अंतर्दृष्टि डेवलप करने का क्या तरीका है? मैं हमेशा विश्वास करती हूँ कि अगर आप अपनी किसी समस्या का पूरी तरह से अपनी समस्या को अभिव्यक्त करें, if you express your problem completely to in front of any person whom you trust, कि वो आपको बिट्रे नहीं करेगा, उसके सामने अगर आप अपनी पूरी समस्या का को रखते हैं, तो आप समझ लीजिए कि उस समस्या का आधा समाधान आपने स्वयं ढूंढ लिया। प्रॉब्लम ये होती है कि हम समस्याएं फेस करते हैं और उन समस्याओं को हम बॉटल्ड अप करते रहते हैं, और हम उनको कभी प्रकट नहीं कर पाते हैं किसी के सामने, ना हम किसी पर इतना विश्वास करते हैं कि हम अपनी समस्या उनसे कह सकें। और कारण क्या, इसके कारण क्या होता है कि वो सब अंदर अंदर भरी रहती हैं। एक बार आदमी जब प्रकट करना शुरू करता है, तो वो खुद भी हल्का होता है। जैसे आप देखिए ना कि अगर किसी कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड भरी है, और धीरे धीरे आप कार्बन डाइऑक्साइड को कोई आउटलेट दे दें कि वो निकल जाए, तो वो अगर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है तो वो स्पेस खाली नहीं रहता, वहां क्या आ जाता है? ऑक्सीजन आ जाती है ना। तो इसी तरह से कि ये निगेटिव थॉट्स जब निकलते हैं, तो धीरे धीरे आपको भी इंसाइट आती है कि आपकी प्रॉब्लम का क्या कारण है, कैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, कब ये उत्पन्न हुई, कौन कौन से प्रोबेबल कॉजेज थे विच कॉज दिस प्रॉब्लम, एंड यू गेट एन इंसाइट ऑफ योर प्रॉब्लम बाय जस्ट डिस्कसिंग अबाउट इट। तो क्या हो जाता है कि व्यक्ति को अपनी समस्या का समाधान स्वयं ढूंढने में मदद मिलती है। आप कभी किसी को लेकर के पास जाइए कि मुझे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, अगर वो आपका सच्चा दोस्त है, तो आप अपना दिल खोल के उससे बात करिए, और करने के बाद आप, वो कोई सजेशन बता ही नहीं पाएगा, आप खुद ढूंढ लेंगे। बिकॉज जो चीजें आपके अंदर भरी थी, जिनके कारण आप राइट सोच नहीं पा रहे थे, जिसमें कोई पॉजिटिव लॉजिकल बात आप नहीं कर पा रहे थे, वो थिंग्स हैव बीन एक्सप्रेस्ड, all your bottled up feelings have been given a vent, उनको एक अवसर दे दिया गया कि वो फीलिंग्स बाहर निकल जाएं। तो जब सारी नेगेटिव फीलिंग्स निकल जाएंगी, तो आप भी अपनी प्रॉब्लम के बारे में ज़्यादा अच्छे से सोच सकें। तो एक ये तरीका है। दूसरा, मैंने आपको नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग बताई थी। काउंसलिंग में काउंसलर क्या है, इसी तरह से बात ही करता है। नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग पूरी मैंने डिटेल में आप लोग बताई थी कि काउंसलर जो है, नॉन डायरेक्टिव इसलिए कहते हैं क्योंकि वो कोई डायरेक्शन नहीं देता। नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग एक ऐसी साउंड थ्योरी पे बेस्ड है जो ये मानती है कि ईच इंडिविजुअल हैज अ राइट टू सॉल्व हिज ओन प्रॉब्लम एंड इज केपेबल ऑफ सॉल्विंग हिज ओन प्रॉब्लम। मतलब वो मान के चलता है कि हर व्यक्ति जो है अपनी समस्या के समाधान की क्षमता रखता है, और वो अपनी समस्या का समाधान कर सकता है। और द प्रॉब्लम इज एनवायरमेंटल ब्लॉकिंग। समस्या क्या है कि उसके वातावरण में अनेक बाधाएं हैं, जिनसे वो रचनात्मक रूप से अपनी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहा है। तो काउंसलर का काम किसी व्यक्ति की, किसी रोगी की समस्या का समाधान करना नहीं है। काउंसलर का काम रोगी को एक ऐसा वातावरण प्रदान करना है जिसमें वो अपनी प्रॉब्लम के बारे में साइंटिफिकली सोच सके, लॉजिकली सोच सके। अब वो वातावरण कोई ऐसा थोड़ी ना कि एसी लगाना है या पंखा चलाना है या दरवाजे खोलने, कुछ नहीं करना है। यू जस्ट हैव टू गिव अ साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस, सिक्योरिटी एंड लव।
मैं कह रही थी ना कि वातावरण देते हैं, तो वातावरण देने के लिए कुछ ऐसा नहीं होता कि हमने एसी चला दिया, कमरे पर्दे लगा दिए, खोल दिए, बंद कर दिए, लाइट खोल दी, ऐसा कुछ नहीं। एक साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट होता है जिसमें व्यक्ति अपने को सुरक्षित पाता है, जिसमें वो पाता है कि मैं जैसा भी हूँ, अच्छा या बुरा, सामने वाला मुझे एक्सेप्ट कर रहा है, वो मेरी प्रॉब्लम को समझ रहा है, वो मुझ पर हंस नहीं रहा है? तो वो अपने मन की सब समस्याएं आपसे शेयर करता है। जब वो शेयर करता है तो ये नहीं दिखाना कि हम तो बड़े सुपीरियर है, तुम्हें कहाँ से ये प्रॉब्लम हो गई। नो, यू हैव टू एक्सेप्ट हिम। जो भी वो कह रहा है, अगर वो कह रहा है कि मैं फेल हो जाऊंगा और वो इंटर तक थ्रू आउट फर्स्ट रहा है, तो आप नहीं कहेंगे कि अरे तुम तो बड़े अकलमंद हो, तुम तो सदा फर्स्ट आए, तुम कैसे फेल हो जाओगे। नहीं, जो वो कह रहा है बिल्कुल शो करिए, अपने एटीट्यूड को तो साइंटिफिक रखिए, पर आप अपने व्यवहार में उसकी बातों को नकारिए नहीं, उसको स्वीकारिए। जब वो देखता, अब अपनी गिल्ट बताएगा, अपने फियर्स बताएगा, जिनके लिए वो खुद ही शर्मिंदा है, जिनके लिए वो खुद गिल्टी है। जब वो देखता है कि आपके ऊपर उन बातों का कोई असर ही नहीं पड़ रहा है, आप उसको निगेटिवली ले ही नहीं रहे, देन ही स्टार्ट्स एक्सेप्टिंग हिमसेल्फ। और जो भी उसकी परिस्थितियां थी, जिस कारण से वो इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर जन्म लिया था, उनके कारणों को सोचता है। और मतलब काउंसलिंग एक आध दिन में नहीं खत्म होती, कभी कभी बहुत गंभीर समस्या होती है, महीनों काउंसलिंग होती है। तो फिर एक समय ऐसा आता है कि उसे अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड इंसाइट आ जाती है, और वो अपनी समस्याओं को समझने लगता है, उसके कारण को समझने लगता है, उस उन समस्याओं का क्या निदान होगा, कैसे उनका उपचार होगा, ये वो स्वयं खोज लेता है। इसलिए इस पद्धति को अनिर्देशात्मक चिकित्सा कहते हैं, अनिर्देशात्मक काउंसलिंग कहते हैं, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, वेयर द काउंसलर डज नॉट गिव एनी डायरेक्शन, डज नॉट ऑफर एनी सॉल्यूशन, is not even active during counseling session. Only the client is active. He is talking. काउंसलर बस उतना बोलता है जितना बोलना उसके काउंसली को बोलने के लिए प्रेरित कर सके। जैसे वो एकदम चुप हो गया, हम्म हम्म जब वो एकदम, मैंने मुझे नहीं समझ में आता मैं क्या करूं, वो बिल्कुल एकदम चुप है, तो काउंसलर कहेगा देयर वाज अ पर्सन, एक मेरे और क्लाइंट थे, उन्होंने आपकी ही सी समस्या थी और उन्होंने ऐसे सॉल्व किया। कोई अल्ट सजेस्ट करना है तो भी बहुत माइल्डली इनडायरेक्टली ऑफर करते हैं। नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग के एक पेशेंट ने काउंसलिंग सेशन की समी के बारे में जो बताया था, उससे आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा व्हाट इज नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग में उसने कहा था कि आई वॉज ड्राइविंग माई ओन कार इन अ डार्क फॉगी नाइट। अंधेरे कुहासे भरी रात में मैं अपनी गाड़ी खुद चला रहा था, but the counselor was providing me the light, the torch, in which I could see things properly. मतलब काउंसलर का काम उसकी समस्या का समाधान करना नहीं है, काउंसलर का काम उसको रेडीमेड सॉल्यूशंस देना नहीं है, काउंसलर का काम उसके अंदर वो शक्ति जागृत करना है, वो इंसाइट जागृत करना है, जो वो अपनी प्रॉब्लम के प्रॉस कॉन्स को समझ सके, उनके कारणों को समझ सके, उनका निदान और उपचार स्वतः कर सके। तो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग आप लोग को समझ में आई? कोई समस्या हो तो बताइए। स्पीकर अपने को अनम्यूट कर लीजिए। कोई समस्या हो तो बताइए, अब तक जो हम लोगों ने किया। देखिए, आप लोग सहयोग नहीं करेंगे ना लेक्चर को डेवलप करने में, तो मैं तो रटा रटाया कुछ होता नहीं मेरा। आप जितना इंटरेस्ट लोगे उतना ही मैं बताती चली जाऊंगी, नहीं इंटरेस्ट लोगे तो मैं शायद उतने अच्छे से बात ना कर पाऊँ। सब लोग अनम्यूट हैं कि म्यूट हैं? हेलो, जी मैम। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो मैम। नो, ठीक है, समझ में आ रहा है ये बात? यस मैम। ये सब मैं पहले बता चुकी हूँ ना। अच्छा, और इसके अलावा बहुत सारी थेरेपीज हैं। जैसे एक लेडी थी, उसको कहीं हवाई जहाज से ट्रेवल करती थी तो बहुत उसको चिंता होती थी। तो बहुत चिंता में थी, तो उसको थेरेपिस्ट ने बताया
कि जैसे ही तुम्हें चिंता हो तुम बोलो 1 2 3, और फिर तुम सोचो कि मैं वहां जा रही हूँ, वहां पर मैं क्या आनंद उठाऊंगी, मुझे वहां कैसा लगेगा, मैं क्या क्या करूंगी, ऑल द प्लेजेंट थिंग्स सोचो। तो सफर के नाम से, एयर ट्रेवल के नाम से जो तुम्हें टेंशन होता है वो अपने आप कम हो जाएगा। बहुत सारे तरीके हैं जिनसे करते हैं वो बिहेवियर थेरेपी के, मतलब बिहेवियर थेरेपी इज एन एम्ब्रेला थेरेपी। उसके अंदर बहुत से तरीके आ जाते हैं जिससे बिहेवियर को मॉडिफाई किया जा सकता है। इसके अलावा हम और आप जैसे लेमैन जो है वो बहुत सारी ऐसी बातें भी बताते हैं लोगों को जो चिंता में होती हैं, में होते हैं, कि भाई आप योगा करिए। सचमुच योग का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मैंने मैं हमेशा मानती हूँ कि जितनी भी हम शारीरिक एक्टिविटी करते हैं वो शारीरिक एक्टिव हमारे मानसिक एक्टिविटीज हमारे मानसिक तनाव को दूर करती हैं। मैंने एक बार आप लोग को एग्जाम्पल दिया था कि अगर आप अपने टीचर के पास जाते हैं और कुछ झूठ बोल रहे हैं, छोटे बच्चों को देखिए जो टीचर के पास जाके उसे कुछ झूठ बोलना है, वो जैसे ही झूठ बोलता है या तो वो अपने पंजों से एड़ी उठा के पंजों के बल खड़ा हो जाता है 2 मिनट के लिए, फिर पैर नीचे कर लेता है, या फिर वो अपने नेल्स अपनी पाम में अंदर घुसा लेता है, नेल्स बाइट करने लगे पाम के अंदर, ऐसा कर लेता है। एंड दिस इज द वे ऑफ सेविंग हिमसेल्फ फ्रॉम द गिल्ट ऑफ स्पीकिंग लाई। तो जब भी हम कोई भी शारीरिक क्रिया करते हैं तो वो शारीरिक क्रिया किसी न किसी रूप में हमारे मानसिक तनाव के प्रकाशन का काम भी करती है। माने हम अपने टेंशन्स को भी रिलीज कर देते हैं फिजिकल एक्टिविटीज से। तो योगा करेंगे, योगा से तो माइंड भी शांत होता है, शरीर की भी एक्टिविटी होती है। मेडिटेशन है, ये भी बहुत हेल्प करता है। फिजिकल एक्सरसाइज है, फिजिकल एक्सरसाइज तो है ही एक्सरसाइज, इसमें भी आपके मेंटल टेंशन्स कम होते हैं। हुँ? और कुछ ऐसी हॉबीज हम लोग रखें कि जैसे गार्डनिंग है, मतलब आप अगर किसी भी, मेरा सीधा ये है कि व्हेन यू आर लर्निंग इट तो सिलेबस में इसे रखा इसलिए गया है कि आप इसको यूटिलाइज कर सकें। पहली बात तो ये है कि नेचुरल है, साइको फार्माकोलॉजी आप नहीं इस्तेमाल कर सकते और ना आपको करनी चाहिए। आप काउंसलिंग ट्रेंड नहीं है, पर काउंसलर के कुछ क्वालिटीज होती हैं कि वो पेशेंट लिसनर होता है, वो रेस्पेक्टफुल होता है, वो अनकंडीशनल रेस्पेक्ट अपने पेशेंट को देता है। हुँ? और वो हमेशा उसकी योग्यता क्षमता पर विश्वास रखता है। वो ये नहीं सोचता कि इसकी समस्या का समाधान हमें करना है, क्योंकि वो ये मानता है कि ये व्यक्ति जो है मेरे सामने ये अपनी समस्या का समाधान स्वयं कर सकता है। माने जो एक काउंसलर की क्वालिटीज होती हैं, इफ यू डेवलप दोज क्वालिटीज इन योर ओन पर्सनैलिटी, आई थिंक यू विल बी अ ग्रेट फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपी की स्किल को जब आप अपनी साइकोलॉजी की नॉलेज से जोड़ लेंगे तो आप सचमुच एक डिवाइन साइकोथेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट बन जाएंगे। क्योंकि साइकोलॉजी में दूसरे को समझना, अपने को समझना और दूसरे को कैसे हमें उसके मतलब आघात पाए मन को कैसे हील करना है, कैसे समझकर और उसको शक्ति देनी है, उसको पॉजिटिव बनाना है, ये आप सीख सकते हैं अगर आप एक गुड काउंसलर की क्वालिटीज एक्वायर करें। एक बार सोच के देखिए एक गुड काउंसलर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए, एक दो तो बोलिए। वो क्या क्या पेशेंट को क्वालिटी? कंफर्टेबल फील करवाए। हाँ, शाबाश बेटा कल्पना। और 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 ही शुड बिल्कुल हैव, मतलब पेशेंट से फ्रेंडली होकर बात करे। और वेरी गुड, वेरी गुड। और आप लोग में से कोई बताइए, अनन्या आप बताइए, आप काउंसलर का कौन सा गुण अपनाना चाहेंगे?
आर यू देयर अनन्या? Yes, सब ma'am. वीडियो ऑफ किए? अच्छा, इफ यू आर देयर तो कौन सा गुण अपनाना चाहोगे बेटा मैम काउंसलर का? है पेशेंट को कोऑपरेट करेंगे, उसकी सिचुएशन समझेंगे, पेशेंट को क्या करोगी? कोऑपरेट कोऑपरेट करेंगे। पेशेंट को कोऑपरेट करोगी, ओके। और और क्या करोगी? यशवंत जी आप क्या करेंगे? मैम काउंसलर, पेशेंट की बातें पहले ध्यान से सुनेंगे कि वो कहना वेरी क्या गुड। चाह। हाँ जी, लिसनिंग हार्ट मतलब उसके दिल की बातों को सुनना, उसे समझना और उसके प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं देना, जबकि वो स्वयं उन बातों के लिए अपने अंदर गिल्ट फील कर रहा है, शर्मिंदा है, अपने को इंफीरियर फील कर रहा है। लेकिन जब आप सुने तो आप उसको बिल्कुल फील ना कराएं कि उसके लिए उसको किसी बात में गिल्ट होना चाहिए। हम्म? और तो मैम ऐसी अनकंडीशनल, चीज के लिए उससे हम लोग क्या कहेंगे फिर? हाँ ओके, जैसे अगर कोई कुछ बता कहना, रहा है कि उसको गिल्ट है ये वो, और तो फिर हम लोग उसको क्या बोलेंगे? बस सुनते रहेंगे? नहीं नहीं आप कहेंगे ऐसा होता है, इसके कुछ कारण है, और लोगों को भी होता है, यू आर नॉट द एक्सेप्शन। यस मैम। है ना? कैन यू आस्क, कैन यू एनकरेज हिम टू एंटरटेन निगेटिव फीलिंग्स कि मैं ही हूँ दुनिया में सबसे वर्स्ट, बेवकूफ, मूर्ख, टेंशन रिडन? नहीं ना। या यस मैंने अपनी मैम। ड्यूटीज पूरी नहीं की, एक एंजाइटी से ज्यादा एंजाइटी हो जाती तो आदमी समाज और परिवार के प्रति अपनी ड्यूटीज पूरी नहीं कर पाता, अब वो चिंताग्रस्त रहता है, यस मैम। वर्थलेसनेस की फीलिंग होती है। तो ये थोड़ी ना कहेंगे हाँ भाई तुम, वो तो सचमुच बहुत खराब बात है, तुम वर्थलेस हो, तुम दुनिया में किसी काबिल नहीं हो, ये नहीं कहेंगे, है ना? तो यस हमको क्या मैम। करना है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है। तो पहले तो हमें ये दिखाना है कि हम अनकंडीशनल प्यार आपको करते हैं, अनकंडीशनली हम आपको एक्सेप्ट करते हैं, शर्तों पे प्यार नहीं कर रहे हैं, हम दिल से आपको करते हैं। और उसके लिए यू विल हैव टू हैव अ बिग हार्ट। और अगर आप ये डेवलप कर दोगे तो वो खाली काउंसलिंग सिचुएशन में नहीं रहेगा, वो आपकी हर सिचुएशन में आएगा, एंड दैट विल मेक योर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एक्सीलेंट। बात समझ आए यस मैं क्या मैम। कहना चाहती हूँ? कि अगर आप अपने पेशेंट के साथ खाली आर्थिक संबंध नहीं रखेंगे, अगर आप अपने पेशेंट को समझेंगे, उसकी प्रॉब्लम्स को, नेचुरली प्रोलॉन्ग्ड इलनेस से मानसिक परेशानियां चालू हो जाती हैं। अगर आप अपने पेशेंट को समझेंगे, उसको सही से गाइड करेंगे, उसको कुछ नहीं है, उसकी सिर्फ सुन लीजिए। आधे लोग तो इसलिए परेशान है कि उनकी कोई सुनने वाला ही नहीं, और बेचारे बोलना शुरू करते हैं उसके पहले तार्किक लोग जो है, लॉजिकल लोग, लॉजिक लगा लगा के उनको, उनका हौसला पस्त कर देते हैं। वो हैं गलत, वो ड्यूटी नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारी उनकी कमियां हैं, बट यू हैव टू बिल्ड दैट कॉन्फिडेंस इन देम कि वो अपने जीवन के सभी दायित्वों को उठा सकें, अपने प्रति आत्मविश्वास से देख सकें, आत्मगौरव का भाव भर सकें। आई बात समझ में? तो अ काउंसलर की जो कभी बैठेंगे, कोर्स इतना पढ़ा होता, मेरा तो मन लगता है सब्जेक्ट पढ़ाने से कहीं ज्यादा है उस सब्जेक्ट को जीना आना चाहिए। आप अगर काउंसलिंग पढ़ रहे हैं, थेरेपी पढ़ रहे हैं, तो आपको अपनी प्रोफेशनल सिचुएशंस में उनको अप्लाई करना चाहिए, एंड दैट विल मेक यू मोर सक्सेसफुल। एक होता ना, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, पढ़ने में नहीं है कि उन्होंने मास्टर्स किया है, डॉक्टरेट किया है, कुछ किया है, इतना बहुत ऊंचा नहीं पढ़ा है, और दे आर वेरी सक्सेसफुल बिकॉज वो पेशेंट की बात सुनते और समझते। पेशेंट की बात सुनना ही बहुत बड़ी चीज है, आधे रोग तो खत्म हो जाते। मैंने भी कहा था ना, हाफ ऑफ योर प्रॉब्लम्स आर सॉल्व द मोमेंट यू फुल्ली एक्सप्रेस योर प्रॉब्लम बिफोर समवन whom you trust। तो कोई कठिनाई तो नहीं है, बात समझ रहे हैं ना? जैसे एंजाइटी है, तो अब एंजाइटी आप जानते हैं, आप लाख कहिए चिंता मत करो, चिंता मत करो, क्या करना छोड़ देगा? नहीं, है ना? तो उसके बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप विश्वास उसका जीत सकते हैं। आप उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सजेस्ट कर सकते हैं, आप कहानी सुना सकते हैं कि मेरी जान पहचान में एक साहब थे, वो ऐसा करते थे, उनको ये प्रॉब्लम थी, उन्होंने ऐसे सॉल्व किया उसको।
भाई साहब आपकी तो बहुत ज्यादा बड़ी नहीं, आप भी अपनी सॉल्व कर लेंगे। मतलब ऑलवेज शो दैट फ्यूचर इज देयर फॉर देम। अब उसके बाद जैसे गार्डनिंग है, वो भी अच्छा हॉबी है जिससे कि आप अपने टेंशन्स को दूर कर सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका है आप प्रॉपर नींद लीजिए, सही डाइट लीजिए, चिंताएं कम हो जाती। हम तो जब भी कभी ऐसे छोटे बच्चों को लेके माताएं परेशान होती हैं और हमसे पूछती हैं, तो मैं एक ही बात कहती हूँ, बच्चों को एक बात सिखाओ, चिंता हम ही बच्चों के अंदर इंड्यूस करते हैं। चिंता लेके बच्चे पैदा नहीं हुए, बच्चों की चिंताएं हम इंड्यूस करते हैं। सिर्फ बच्चों को एक बात सिखाओ, लेट गो, जाने दो। तो क्या, बच्चे कह रहे हैं अगर मैं फेल हो गया तो क्या, लेट गो, जाने दो। मतलब जिन बातों को आप बहुत महत्व दोगे तभी तो वो उसके लिए महत्वहीन पूर्ण होंगी। आप एज अ पेरेंट्स अगर उनको महत्व नहीं दोगे और ये कहोगे ऐसा तो होता रहता है, जाने दो, इससे क्या, कोई बड़ी बात थोड़ी ना, हो जाएगा। फर्स्ट डिवीजन नहीं आई तो क्या, मेरी बात समझ रहे हैं ना। अगर आप बहुत एम्फेसाइज करोगे तो चिंता का लेवल आप बढ़ाओगे। इसके अलावा आप अपने पेशेंट को सजेस्ट कर सकते हो टाइम आउट, मतलब सब छोड़ के कहीं ना कहीं वो बाहर निकलें, बाहर जाएं, अपनी फिजिकल हेल्थ पर ध्यान दें, अपनी डाइट पर ध्यान दें। और हम तो एक बात बहुत करते थे, हम जब काउंसलिंग करते हैं तो हम सबसे पहले कहते हैं कि 4-5 दिन सिर्फ आप लिखिए कि आपकी क्या प्रॉब्लम्स, और जब वो प्रॉब्लम्स लिख के लाते हैं तो कोई प्रॉब्लम उनकी शायद बहुत कम प्रॉब्लम उनकी वर्तमान से रिलेटेड होती है, या तो पास्ट से रिलेटेड होती है या फ्यूचर से रिलेटेड होती है। अब जब उनके सामने लिख के आ गया कि 4-5 रोज से मैं इन इन प्रॉब्लम्स पे मुझे चिंता हो रही है, अब आप कह सकते हैं कि यू कैन टॉक अबाउट देम। आप नहीं काउंसलर है, पर आप कह सकते हैं कि इनके बारे में आप बात कर सकते हैं। आप उनसे कह सकते हैं कि अगर आप इस तरह के तनाव में हैं तो आप एक काउंसलर को देखिए या आप किसी साइकेट्रिस्ट को देख लीजिए। आप अगर वो इस मेंटल हेल्थ में नहीं है कि वो इस बात को सहन कर सकें, क्योंकि बहुत लोगों को अगर आप सजेस्ट कर दीजिए कि तुम एक साइकोलॉजिस्ट को देख लो, एक काउंसलर को देख लो, एक साइकेट्रिस्ट को देख लो, तो दे फील ऑफेंडेड, कैसे मेरी मजाक बना दी, मैं क्या पागल हो गया। नहीं, तो आप उनकी फैमिली मेंबर्स को कह सकते हैं, एंड द मैक्सिमम टाइम आप उनको बेटर फील कराने के लिए खर्च कर सकते हैं। तो ये तरीके हैं जिनसे कि हम चिंता के रोगियों को सुधार सकते हैं। वैसे तो जब चिंता के रोगी साइकोटिक हो जाते हैं तो इनको तो बहुत सारी दवाएं दी जाती, इंसुलिन थेरेपी भी इनके साथ की जाती, बहुत सारी की जाती है। पर एक जनरल जो नॉर्मल जो समाज में रहते हैं और अपने दायित्वों को पूरा करते हैं, ऐसे ही होते हैं न्यूरोटिक एंजाइटी में, तो आप उनको ये सब सजेस्ट कर सकते, उनको ठीक कर सकते। कोई दिक्कत तो नहीं है एंजाइटी में? नो मैम। नो मैम। थैंक यू। अच्छा, अब देखिए आपको 2 और न्यूरोसिस करनी है। एक है ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस और दूसरा है डिप्रेशन। कौन सा आप करना चाहेंगे? जो करना चाहेंगे मैं वही करूं। 2 और न्यूरोसिस में इलनेस करनी है। कौन सी करना चाहेंगे? किसके बारे में जानकारी है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव के बारे में जानकारी है? जानते हैं? मैम डिप्रेशन। डिप्रेशन, ओके। मम्मी अच्छा, एंजाइटी मैं, क्योर हो जाती है? हाँ, एंजाइटी अगर माइल्ड है बिल्कुल क्योर हो जाती है, लेकिन अगर इसको आप अनअटेंडेड छोड़ देते हैं, वो साइकोसिस माने गंभीर साइड में चली जाती है, तो इसको ठीक होने में थोड़ी दिक्कत हो। तो अब आप लोग डिप्रेशन करना चाहते हैं? चलिए, देखिए, डिप्रेशन एक बहुत नॉर्मल स्टेट है लाइफ में। अगर कोई कहे मैंने कभी डिप्रेस फील ही नहीं किया, मैंने कभी लो फील ही नहीं किया, तो ही इज अ लायर। ऐसा नहीं होता, हम सबको डिप्रेशन होता है फॉर सम टाइम। हमारे मन का नहीं होता, हमारा रिजल्ट हमारे अनुकूल नहीं होता, हमें सोशल इंसल्ट सहनी पड़ती हैं, हमें फैमिली में फाइनेंशियल और प्रॉब्लम सहनी पड़ती हैं, एंड वी गेट डिप्रेस्ड, वी फील लो। लेकिन अगर ये डिप्रेशन 14 दिन या उसके आगे भी बना रहता है,
तो ये समस्या की बात होती है, तब हमें कुछ न कुछ इसका उपाय सोचना चाहिए। अगर रीजनेबल समय में कुछ हफ्तों में वो बाहर नहीं निकलता है, महीनों दुख बनाए रहता है, तो फिर मामला सीरियस हो जाता है। अच्छा, अब देखिए हम ही लोग हैं, हम लोग के पास आर्थिक समस्याएं हैं, हमारे परिजनों की अभी कोरोना में कितनी मेरी फ्रेंड्स की डेथ हुई है, बाप रे, मुझे लगता है मैं फ्रेंडलेस हो गई। लॉस ऑफ लव, कभी बहुत सीवियर इंसल्ट, बहुत भयंकर रूप से इंसल्ट हुई हो, स्ट्रेस की सिचुएशन हो। हम में से कोई ऐसा नहीं है जो डिप्रेस ना होता, जो सिर्फ 2 मिनट डिप्रेस होता। इन चीजों में हफ्तों लग जाते हैं इस डिप्रेशन से, इस दुख से उबरने। पर अगर समय बीतता जाए और इसकी तीव्रता कम ना हो, अनरीजनेबली ड्यूरेशन बहुत अधिक हो, तो ये मानसिक रोग का रूप ले लेता है। डिप्रेशन 2 प्रकार का होता है, एक जो लाइट होता है उसे हम कहते हैं न्यूरोटिक डिप्रेशन, डिप्रेशन न्यूरोसिस, और दूसरा है जिसे हम कहते हैं साइकोटिक डिप्रेशन। अब आप ये समझ लीजिए कि एक नॉर्मल आदमी और साइकोटिक आदमी, साइकोटिक तो बताया था मैंने, अब पता नहीं आप लोग को याद है कि नहीं। न्यूरोटिक इलनेस वो होती है जिसमें माइनर इलनेस होती है, आदमी समाज में रहता है और समाज में रह के अपने दायित्वों का निर्वहन भी करता है, लेकिन मानसिक परेशानियां उसकी बनी रहती हैं, इतनी सीवियर नहीं होती कि उसको समाज से अलग रहना पड़े। साइकोटिक मानसिक रोग वो रोग हैं जो ज़्यादा सीरियस नेचर के होते हैं, जो जिनके कारण हमें हॉस्पिटलाइजेशन, आइसोलेशन जरूरी हो जाता है, जिसमें हम अपने को और दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो डिप्रेशन भी जब ज़्यादा सीवियर हो जाता है वो साइकोसिस में चला जाता है। हम लोग अभी कौन सा पढ़ रहे हैं, न्यूरोसिस वाला। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि एक नॉर्मल आदमी और एक साइकोटिक आदमी के एकदम बीच में जो लाइन होगी वो है न्यूरोटिक एंजाइटी की, न्यूरोटिक डिप्रेशन की। मेरी बात समझ रहे हैं? क्या कहा मैंने? चलिए ड्रॉ अ लाइन, एक लाइन बनाइए, पैरेलल लाइन बनाइए, उसमें एक एंड पे, शुरुआती एंड पे लिखिए नॉर्मल और दूसरे एंड पे लिखिए साइकोटिक डिप्रेशन, और इसके बीच में क्या आ जाएगा, न्यूरोटिक डिप्रेशन। अब समझ में आया मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि एक नॉर्मल आदमी और न्यूरोटिक आदमी में तो अंतर होता है, पर उतना ही अंतर न्यूरोटिक डिप्रेशन और साइकोटिक डिप्रेशन में भी होता है। इट इज द मिड वे। समझ में आ गई बात? न्यूरोटिक यस मैम। डिप्रेशन, हाँ, न्यूरोटिक डिप्रेशन उतना सीरियस नहीं होता है कि इसमें डेथ हो जाए या आप समाज में रह ना पाए, आपका हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी हो जाए, आप अपने या समाज के लिए घातक हो जाए, ऐसा नहीं होता। लेकिन वो ऐसा भी नहीं होता कि नॉर्मल डिप्रेशन के बराबर हो, उसके अपने सिम्टम्स होते हैं। और जैसे हम लोग के यहाँ कोई दुख तकलीफ पड़ती है तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत दुखी होते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, बहुत परेशान होते हैं, फिर अपना दुख किसी से कहते हैं, फिर नए इंटरेस्ट बना लेते हैं, नए तरीके से हम अपने कोपिंग बिहेवियर कर लेते हैं, अपने जीवन से समझौता कर लेते हैं, बहुत चिंता नहीं करते हैं, आँख भर्सना नहीं करते हैं, कहते हैं अरे हालात हैं क्या करें, पेरेंट्स को तो जाना ही था है, या जब हमने परीक्षा दी थी तो उसमें फेल होना तो एक संभावना थी, है ना। तो आप जो है बहुत चिंता नहीं करते, धीरे 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 आप कोप करने लगते हैं, अपनी रियलिटी को आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन जो न्यूरोटिक डिप्रेशन वाले लोग होते हैं तो वो उसके बाद अपने कोप करते ही नहीं, उनके बिहेवियर में फ्लेक्सिबिलिटी होती ही नहीं। वो अंधेरे कमरे में बैठे हैं, दुख मना रहे हैं, लोग उनके पास जाते हैं तो उनसे बात भी नहीं करते हैं,
उनमें डिल्यूजन्स होते हैं, उनमें हेल्यूसिनेशंस होते हैं, उनमें रिटार्डेशन ऑफ थॉट्स होता है, उनके अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज आ जाती हैं। हाँ, लेकिन सुसाइडल टेंडेंसी मतलब बात तो करेंगे लेकिन करते नहीं है, वो साइकोटिक में ही ज्यादा होता है। डिप्रेशन में थोड़ा गुस्सा भी उनको बहुत आ जाता है, अपने पर भी होता है, दूसरों के ऊपर भी उन्हें बहुत गुस्सा होता है। हर चीज में वो अपने सेल्फ क्रिटिसिज्म, सेल्फ कंडेमनेशन, सेल्फ ब्लेमिंग की उनकी टेंडेंसी होती है। गिल्ट एंजाइटी बहुत होती है, हर समय वो ये सोच दूसरे मेरी उपेक्षा कर रहे हैं, दूसरे मुझको पर ध्यान नहीं दे रहे, ऐसा उनको अनुभव होता है। जनरली तो इसको ये न्यूरोटिक डिप्रेशन तो लेडीज डिप्रेशन कहलाता है, क्योंकि कई बार लेडीज को घर में ऐसा लगता है कि वो नेग्लेक्टेड हैं, उनके जीवन में एक रास्ता होती है, तो हाउस वाइफ जो है डिप्रेशन न्यूरोसिस की शिकार हो जाती है। तो ये सब मैंने आपको सिम्टम्स ही बताए थे। अब जैसे डिप्रेशन का पेशेंट जो है हमेशा हतोत्साहित होगा, कभी वो ये नहीं कहेगा मैं ये कर लूंगा, अरे मुझसे क्या होगा, मेरे बस का है क्या, मैं क्या कर सकता हूँ, ये कहेगा। और हमेशा दुख से भरा रहेगा, हमेशा दुखी रहेगा, उसको दुनिया में कोई चीज पॉजिटिव और अच्छी नजर ना आएगी। वो बहुत एंशियस और एंजाइटी रीडिंग होता है, हमेशा वो उत्सुकता बनी रहती, जाने क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो जाएगा। उसकी क्रियाशीलता बनी रहती, ओवर एक्टिव हो जाता है कई बार। वो नहीं, ओवर एक्टिव नहीं हो जाता, उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है, मतलब धीरे 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 हर चीज को छोड़ता जाता है, अवॉइड करता जाता है। तो जब अवॉइड करेगा तो एक्टिविटी अपने आप कम हो जाएगी। और उसके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, उसको अपने ऊपर विश्वास ही नहीं होता कि वो कुछ भी कर सकेगा, और अपनी अक्षमता पर पूरा विश्वास होता है कि वो कर नहीं पाएगा। पहले उसे जिन चीजों में रुचि होती थी, म्यूजिक में, डांस में, मित्रों से मिलने में, खाना बनाने में, खिलाने में, बाहर घूमने में, पिक्चर में, वो सब खत्म हो जाएगी। अगर आप पिक्चर ले भी जाएंगे तो बीच पिक्चर हॉल से भाग जाएगा। तो जो चीजें उसे पहले अच्छी लगती थी अब उसे उसमें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। यद्यपि उसका थॉट प्रोसेस स्लो नहीं होता है, सोचता तो वो तेजी से, पर उसे लगता है कि वह कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, वो कुछ ढंग से सोच नहीं पा रहा है, उसको नींद भी कम आती है, रात में सोते सोते अचानक वो जग जाता है, और चाह कर भी फिर वो दोबारा सोना नहीं पाता। उसके अंदर अनेक शारीरिक लक्षण भी होते हैं, वह बहुत तनाव, बेचैनी, रेस्टलेसनेस महसूस करता है। डिप्रेशन का पेशेंट ज़्यादा खा भी नहीं पाता, मतलब जैसे एक नॉर्मल डाइट है उस तरह से वो खाना भी नहीं खा पाता। कई बार एंजाइटी और डिप्रेशन में ये देखा गया कुछ लोग ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं। एंजाइटी में तो है कि वो या तो कुछ कम खाएंगे या कुछ ज़्यादा खाने लगेंगे। वो अपने डिप्रेशन के कारण को कोई ना कोई ट्रॉमा को बताता है कि मेरी माँ की डेथ हो गई। अरे माँ की डेथ सब बच्चों की होती है, यंग बच्चों की भी माँ की डेथ होती है जनरली, एंड दे हैव टू बियर दिस शॉक एंड कोप विद देयर लाइफ। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सालों माँ की डेथ का गम मनाते हैं। यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट डिप्रेशन ना। तो अब जब उनसे पूछिए कि भाई देखो तुम्हारी मदर की डेथ हुई, तुम्हारे ब्रदर की भी तो मदर की डेथ हुई, वो ऑफिस जा रहा है, वो सारे काम कर रहा है, तुम क्यों नहीं कर पा, तुम भी करो। तो वो क्या कहेगा, वो हर चीज को बढ़ा चढ़ा के बताएगा है? और ओवर रिएक्ट करेगा और एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा कि वो क्यों अपने नॉर्मल रूटीन कार्य नहीं कर पा। किसी भी कार्य को करने का उसमें इनिशिएटिव नहीं होगा। जैसे आप कहिए कि तुम शेव कर लो, तुमने बहुत दिनों से नहीं किया है, तो वो शेव करने को भी तैयार नहीं होगा। आप कहिए अच्छा चलो कल से हम लोग मॉर्निंग वॉक पे चलेंगे, तो मॉर्निंग वॉक के लिए जाने के लिए भी कोई इनिशिएटिव नहीं है। तुम्हारे फ्रेंड को बुला दे, तुम उससे बात करोगे, तो फ्रेंड से बात करने का भी कोई इनिशिएटिव नहीं है। किसी चीज में उसे उत्साह नहीं रह जाता।
और जब ये बहुत बढ़ जाता है तो वो शांत होकर अकेला बैठ जाता है और एकदम शून्य में ताकता रहता है। जीवन की डार्क साइड ही देखता है, कोई ब्राइट साइड वो नहीं देखता है। और कई बार ऐसी स्थिति में उसका हॉस्पिटलाइजेशन आवश्यक हो जाता है। डिप्रेशन में गिल्ट की फीलिंग होती है, क्योंकि डिप्रेशन में अपनी ड्यूटीज तो वो कर नहीं रहा, ना अपने प्रति करना है, ना परिवार के प्रति कर रहा है, ना समाज के प्रति कर रहा है? मैं उसको हमेशा वो गिल्ट बनी रहती है, गिल्ट को वो कभी दूर नहीं कर पाता। अगर मान लीजिए वो बच्चे के साथ जा रहा था और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया या स्कूटर पलट गया और बच्चे को चोट लग गई, तो वो हमेशा अपने को ब्लेम करता रहेगा, मैंने गाड़ी चलाई थी, इससे बच्चे को चोट लग गई, अगर मैं पीछे देख लेता, अगर मैं ये कर लेता, अगर मैं टाइम से उसे हॉस्पिटलाइज कर देता तो डेथ ना होती। तो इस तरह से मतलब इसमें तो डायरेक्ट उसकी जिम्मेदारी फिर भी है कि वो चला रहा था, लेकिन जब वो कुछ नहीं करता, मैंने परमिशन क्यों दी, मैंने उसे सुबह ही क्यों नहीं रोक लिया था? मुझे तो लग रहा था कि आज कुछ अनिष्ट घटेगा, फिर भी मैंने अपने बेटे को नहीं रोका, मैंने जाने दिया। When always he will be blaming himself. अच्छा, और एक बात और है कि कई बार ऐसा होता है जब ये डिप्रेशन में होते हैं तो इन्हें सिंपैथी और सपोर्ट चाहिए होता हो, और इस सिंपैथी और सपोर्ट को पाने के लिए कई बार सोमैटिक डिजीजेस डेवलप कर लेते हैं शरीर में। मेरे यहाँ दर्द है, मेरे यहाँ दर्द है, और आधी रात में फोन करके कह दिया साइकेट्रिस्ट को कि मैं आज सुसाइड करने जा रहा हूँ, सब तरफ भड़कंप हो गया, उन्हें सुसाइड करना नहीं था, न किया। उन और बेचारे वो लोग सब गंगा जी के में कूदने जा रहा है तो गंगा जी के चारों तरफ पुलिस तैनात हो गई, घर से घाट तक, लेकिन किया उन्होंने कुछ नहीं। लेकिन ये उनका एक तरीका होता है कि लोग मेरी प्रॉब्लम को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, लोग मेरी प्रॉब्लम को हंसी मजाक में समझ रहे हैं, तो मैं कुछ ऐसी वो हरकतें करते हैं जिससे लोग यहाँ दर्द, वहाँ दर्द, वो तकलीफ, ये भी उनके बहुत रहता है। एंड ऑलवेज हैव कंप्लेंट्स फ्रॉम अदर्स, लेकिन उनको औरों से ज्यादा अपने से कंप्लेंट्स होती है। दे आर डिससेटिस्फाइड टोटली विद देयर ओन बिहेवियर। अब कॉजेज ऑफ डिप्रेशन क्या है? देखिए, कॉजेज ऑफ डिप्रेशन, आई थिंक हर एक को तो डिप्रेशन नहीं होता, हर एक की लाइफ में स्ट्रेस होता है। दुनिया में कौन ऐसा आदमी है जिसकी लाइफ में स्ट्रेस नहीं है, टेंशन नहीं है, स्ट्रगल नहीं है? बट द प्रॉब्लम इज कि आपने देखा है ना, बहुत सारे पानी के जहाज बनते हैं ना, तो हर एक जहाज पर लिखा होता है उनकी लोडिंग कैपेसिटी कितनी। कोई 100 टन लादता है, कोई 1000 टन लादता है, कोई 2000 टन लादता है। तो हर जहाज की लोडिंग कैपेसिटी अलग अलग है। इसी तरह से देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन अमंग मैन। कुछ लोगों की स्ट्रेस टॉलरेंस कैपेसिटी कम होती है, तो वो जल्दी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। अच्छा, वो लोग जो बहुत रिजिड होते हैं, रिजिडिटी इतनी है कि मतलब एक रास्ते असफलता मिल रही है, अपमान मिल रहा है, फेलियर मिल रही है, बट दे विल नॉट चेंज देयर वे। वो उसी रास्ते चलते जाएंगे एंड दे गेट डिप्रेस्ड बिकॉज ऑफ द फ्रस्ट्रेशन। एक फेलियर आपको फ्रस्ट्रेट नहीं करती, पर सक्सेसिव चेन ऑफ फेलियर्स जो है वो आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न कर देती है। इसके अलावा इन लोगों को में बहुत निगेटिव एटीट्यूड होता है, किसी चीज को पॉजिटिवली नहीं देखते। लेकिन निगेटिव एटीट्यूड क्या होता है, मैं आपको बहुत एक छोटी सी बात से एक्सप्लेन करती हूँ। अगर मैं कहूँ दुनिया बहुत अच्छी है जब तक कि कोई खराब सिद्ध ना हो, दूसरा मैं कह सकती हूँ दुनिया बहुत खराब है जब तक कि कोई अच्छा सिद्ध ना हो। तो कौन सा निगेटिव एटीट्यूड है और कौन सा पॉजिटिव? फर्स्ट वाला मैम पॉजिटिव होगा। हाँ, फर्स्ट वाला पॉजिटिव होगा, क्योंकि हाँ वो ये मान रहा है कि दुनिया बहुत अच्छी है, अनलेस अदरवाइज प्रूव्ड। वर्ल्ड इज गुड, all are good unless otherwise proved. The other one is saying
कि ऑल आर बैड अनलेस अदरवाइज प्रूव्ड। तो ये है निगेटिव एटीट्यूड। और आपका लाइफ के प्रति जो दृष्टिकोण है, आप अगर निराशावादी हैं, आप अगर निगेटिव सोचते हैं, तो ना तो आपको अपने ऊपर विश्वास होगा, ना दूसरों के ऊपर विश्वास होगा। आपकी इंटर पर्सनल रिलेशनशिप खराब होगी ही। हम ट्रस्ट से परस्पर संबंध बनाते हैं, हम विश्वास से परस्पर संबंध बनाते हैं। निगेटिव बातें अगर हम करेंगे तो हमारे परस्पर संबंध कहाँ रहेंगे, बताइए। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो परिस्थितियों से समझौता नहीं करते। वो क्या करेंगे, 10 साल पहले फादर की डेथ हुई थी, उसका रोना रोते ही रहेंगे, लाइफ भर रोते रहेंगे कि उसके कारण उनको आज भी कितनी परेशानियां। आप देखते हैं हस्बैंड की डेथ होती है, कितनी लेडीज हैं, थोड़े टाइम मतलब नेचुरल है। अगर किसी की डेथ हो और आप ना रोएं और आपके इतने क्लोज रिलेशन हो, तो दैट इज एबनॉर्मेलिटी, दैट वोंट बी काउंटेड एज नॉर्मल बिहेवियर। पर अगर आप 10 साल तक उसका को रोते रहें और आप रिकवर ना कर पाए, दैट इज एबनॉर्मल। तो बहुत सारे लोग हैं जो सालों पहले मरे फादर को याद करते रहेंगे, हर समय उन्हीं की बात करते रहेंगे, उन्हीं के विषय में सोचते रहेंगे, अपना कोई एफर्ट ही नहीं करेंगे। तो ऐसे लोग जो हैं वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। अच्छा, बहुत बार ये जो लोग होते हैं ना डिप्रेशन वाले, इनको ये लगता है कि उनके डिप्रेशन का कारण वो स्वयं है, उन्होंने कुछ इतना गलत किया है जिसके कारण वो स्वयं ये कष्ट उठाने के लिए जिम्मेदार। अब एक लेडी थी, उसके हस्बैंड ने उसे डाइवोर्स दे दिया, तो डिवोर्स हो गया तो कोई बात नहीं, वो दूसरों क्या काम करने लगी। अब वो मन से ये मानने लगी, सिंस आई वॉज नॉट एबल टू सेव माई मैरिज, ये मेरी कमी थी, इसलिए मुझे दूसरों के घरों में बर्तन मांजने पड़ रहे हैं। तो हमेशा वो ये सोचते हैं कि जो उनका इमोशनल लॉस है या जो उनका डिप्रेशन का कारण है वो स्वयं है, और हर चीज की वो दायित्व वो स्वयं ले लेते हैं। अब डिप्रेशन को कैसे दूर कर सकते हैं, वही फार्माकोलॉजी, एंटी डिप्रेसेंट दिया जाता है। कौन देता है, एमबीबीएस डॉक्टर देते हैं, हम आप नहीं दे सकते। पहले तो सीवियर शॉक के लिए, सीवियर डिप्रेशन के लिए शॉक थेरेपी दी जाती थी, पर अब शॉक थेरेपी इज बैंड। अब बैंड नहीं मतलब कम दी जाती है, और अब बहुत अच्छी अच्छी दवाएं आ गई हैं जिनसे कि उनका इलाज किया जा सकता है। जो हमने आपको बिहेवियर थेरेपी बताई थी उसका भी प्रयोग किया जा सकता है, जो सपोर्टिव मेथड्स हैं उसका प्रयोग किया जा सकता है। आप बहुत सारी और थेरेपीज हैं, काउंसलिंग है, उसको कर सकते हैं। जैसे एक कंपैशन थ्योरी है, कंपैशन थेरेपी, ये दलाई लामा की बताई हुई है और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है। हर एक पर तो नहीं जमती है ये, लेकिन जिन पे जमती है तो बहुत अच्छी तरह से मतलब सक्सेसफुल होते हैं इसमें। तो कंपैशन थ्योरी ये कहती है कि जितना आप देखिए, इसको मैंने रिपीट नहीं किया, ये तीसरी चौथी बार रिपीटिशन हो गया। कंपैशन थ्योरी ये कहती है कि जितना आप दूसरों के लिए कार्य करेंगे, जितना आप दूसरों के हित में कार्य करेंगे, समाज सेवा करेंगे, लोगों की भलाई करेंगे, लोगों को प्रेम करेंगे, तो इन टर्न यू विल स्टार्ट एक्सेप्टिंग योरसेल्फ एंड यू विल स्टार्ट हीलिंग योर ओन वुंड्स। अगर आप दूसरों के साथ दया करते हैं, अनुकंपा करते हैं, उनके प्रति दयालु रहते हैं, उनके प्रति सहनशील होते हैं, उनके प्रति आप उनको के साथ कुछ अपनी प्राइजलेस पोजेशन शेयर करते हैं, पैसा शेयर करते हैं उनकी खुशी के लिए, तो वो जो आप कर रहे हैं वो आपके अंदर के जख्मों को भरने में मदद करेगा। माने द डूअर विल गेट बेनिफिट ऑफ डूइंग, शोइंग कंपैशन टू अदर्स।
अगर हम समाज के पीड़ित, शोषित, वंचित लोगों के लिए कुछ करते हैं, हम किसी की भी मदद करते हैं, किसी के जख्म पे बाम लगाते हैं, तो उसको तो जो फायदा हुआ हुआ, दैट विल बी अ बाम ऑन आवर ओन सोल। हमारी अपनी जो आवश्यकताएं, हमारी अपनी जो जरूरतें हैं, उनके लिए भी वो बाम का काम करता है। तो जब हम लोग डिप्रेशन, एंजाइटी या किसी भी मानसिक रोग की अन्य मेथड्स जिनके द्वारा किया जा सकता है, ये तो पूरी उन्होंने कंपैशन थेरेपी बताई है, ये बुद्ध लोगों की है, बुद्धिस्ट थेरेपी है, वेरी गुड थेरेपी। मैंने इसको कई बार यूज किया, सच सक्सेसफुल थेरेपी। करने के बाद आपको लगता है कि आपने यहाँ कुछ किया है, आपको बहुत अच्छा लगता है। अभी एक कोरोना के बाद 2-3 डेथ हो गई और हमारी जान पहचान की हैं, तो उनका फोन आया कि मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी और ये हुआ था, वो हुआ था, तो मैं सोच रही थी आपसे बात करूं, लेकिन मैं अब थोड़ा सा रिकवर कर रही हूँ, मैं आपसे बात करती हूँ, मैं क्या करूं, मेरे घर में मैं और मेरा हस्बैंड है और घर में कोई रहता नहीं, बेटा उनका बाहर अमेरिका में। तो मैंने कहा कि तुम और वो अकेले रहते हो, इतने बड़े बंगले में क्यों अकेले रहते हो, किसी को दे दो, किसी गरीब आदमी को कहीं ऊपर नीचे कमरा दो, और उसके बच्चों को पढ़ाओ, उसका ध्यान करो। एंड मुझको कह रही थी, विल यू कॉल इट अ थेरेपी, कोई ये थेरेपी है, हैं? इसमें तो कोई ऐसी नहीं, एक जनरल कॉमन आदमी भी ये बात कहते थे। मैंने कोई बड़ी बात तो कही नहीं थी, लेकिन अगले मतलब 1-1.5 महीने पहले, भी 4-6 दिन पहले ही उसका फोन आया लेडी का, तो कह रही कि आपकी बताई तुम तरीकी बहुत काम कर गई। मैंने एक ड्राइवर को नीचे रखा है, उसकी वाइफ मेरे यहाँ काम कर रही है, उसके बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ, उसके बच्चों को मैं खिलाती हूँ, उन लोगों को मैं हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, उसके बच्चों के कपड़े लाती हूँ, और मुझे बड़ा सेटिस्फेक्शन लग रहा है, मुझे बिल्कुल भी डिप्रेशन नहीं लग रहा है। तो दैट मीन्स व्हेन यू हील समबडीज वुंड्स, तो वो आपके आंतरिक घावों को भी भरती। तो अगर आप अपने पेशेंट को ये बताएंगे कि वो थोड़ा सा औरों का ध्यान रखे, तो वो अपने रोग से मुक्त हो जाए। ठीक है, अब बताइए क्या कराऊं? अब रह गया आपका। मैम एक क्वेश्चन है मैम, जैसे हाँ कि जी। डिसीज की वजह से एंजाइटी और डिप्रेशन हो जाता है, जैसे मैम कोविड-19 की वजह से, तो मैम बहुत से पेशेंट्स होते हैं, उनको जब डिप्रेशन या एंजाइटी हो जाती है, सोचते हैं कि अब हम बचेंगे नहीं, तो मैम उनकी भी इम्यूनिटी, उनकी बॉडी हेल्प नहीं करती और सच में उनकी डेथ हो जाती है। तो मैम इसका क्या है, कैसे रिलेशन है? ऐसा है ना, एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसमें क्या किया कि कोर्ट ने एक व्यक्ति को मृत्युदंड दिया। तो कुछ साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि आप तो इसे मृत्युदंड दे रहे हो, पर जरूरी नहीं कि फांसी से लटका को दो, इसको हम सांप से मार के देखते क्या होता है। तो उस व्यक्ति के सामने सांप लाया गया और उससे कहा गया कि सांप से हम तुम्हें कटवाएंगे और ऐसे तुम्हारी डेथ होगी। ये सही में एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट मीन्स जो रियली घटा, ये कोई कहानी नहीं बता रही मैं। तो उस व्यक्ति को बैठाला गया और उसको ब्लाइंड फोल्ड कर दिया गया कुर्सी पे, और 2 पिन से उसे ऐसे चुभोया गया जिसे स्नेक बाइट का दिखे। तो बहुत हल्के से पिन चुभोए गए उसके, और उसकी आंख की पट्टी खोल दी गई। उसको लगा कि मुझे स्नेक ने बाइट किया, और उसे दिखाया गया था कि ये कोबरा है, इससे तुम्हें कटवाया जाएगा। कटवाया नहीं, एंड ही डाइड। द वे यू थिंक वो होता है। क्यों होता है? इसलिए कि आपने सोच रखा है मैं ठीक नहीं होऊंगा, मैं मर जाऊंगा, आपके साथ वही होगा। अगर आप सोच लो कि नहीं ऐसा नहीं होगा, तो आपके साथ वो नहीं होगा। आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स योर इलनेस, एटीट्यूड टुवर्ड्स योर ट्रीटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोविड-19 की मैंने काउंसलिंग की है ऑनलाइन, ये दिल्ली गवर्नमेंट की थी। इतने अच्छे मुझे सर्टिफिकेट्स मिले। मैंने एक पेशेंट को देखा है कैसे वो टेंशन रिडन है। उस समय तो उनके पास खाने को नहीं था, जब पहला वाला हुआ था तो मजदूर कहाँ से कहाँ पलायन कर रहे थे। वो पीरियड में वो कितने इनसिक्योर थे कि खाने को नहीं, पीने को नहीं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, माएँ परेशान, और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स अलग थी। तो इसीलिए कहते हैं थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। आप बराबर सुनते हैं ना कि पॉजिटिव सोचिए।
पॉजिटिव इसीलिए सोचिए कि अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव घटता है। अभी देखिए, मैं आपसे कह रही हूँ, घर जाइएगा और घर जाके 10 मिनट सोचिएगा कि आपकी लाइफ में कितने दुख हैं, और फील करिएगा, सजेस्ट करूँगी, फील करिएगा कि आपकी रेस्पिरेटरी रेट जो है वो बहुत कम हुआ जा रहा है। आप फील कीजिएगा कि आपसे खाना नहीं खाया जा रहा है क्योंकि आपकी लाइफ में इतने दुख है। और आप पाएंगे कि सचमुच आप सांस ढंग से नहीं ले पा रहे हैं। आप विश्वास करेंगे, कोविड के टाइम में नॉन कोविड हॉस्पिटल्स में बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स गए जिनको कोविड तो नहीं है पर कोविड के सारे सिम्टम्स, कोविड नहीं, कोविड के सिम्टम्स हैं, बिकॉज they were thinking कि they might be infected, और ये विचार, ये सोच ने अनकॉन्शियसली उनके अंदर वो सिम्टम्स उत्पन्न कर दी। ये बात समझ में आई आपको? यस मैम। आपका टाइम हो रहा है, 2 मिनट और दीजिए तो मैं एक आपको भी और एग्जाम्पल बताऊं। एक लेडी थी, तो अपने घर का काम करते थे। शी ऑलवेज यूज टू फील कि आई एम नेग्लेक्टेड, नोबडी पेज एनी अटेंशन, नोबडी लव्स मी, ये उसके मन में था। तो एक रोज, मैंने आपको शायद बताया, ये रिपोर्टेड केस है, मतलब रिपोर्टेड केस, किसी ने इसका उपचार किया तब ये केस, ऐसे कहानी नहीं सुना रही हूँ। तो उसने एक रोज ऐसे स्क्रैच किया, अपने बदन में खुजली उठी, तो खुजलाती गई, उस पोर्शन से खून निकल आया। अब उसकी आदत बन गई कि वो जहां बैठे वो स्क्रैच करती थी, तो वो धोखा नहीं दे रही, वो खून निकल आता था, फिर सब लोग कहते उसकी ओर ध्यान देते थे। तो उसकी अनकॉन्शियस नीड पूरी हो रही, मेरी बात समझे ना, उसकी अचेतन इच्छा पूरी हो रही है खुजलाने से। तो हमारी बहुत सारी अचेतन इच्छाएं हैं जो इस तरह से पूरी होती है। हमें दूसरों का ध्यान मिलता है तो हम ऐसे एक्शंस शुरू कर देते हैं। ये सब सजेशंस का प्रभाव है। आखिर सारे सिम्टम्स ऑफ कोविड हैं, कोविड नहीं, तो किसी तरह हमने नकली तो करा है उनको। मेरी बात समझ रही हैं आप? तो यस मैम। अगर हम निगेटिव सोचते हैं, इसीलिए हमेशा कहा जाता है थिंक पॉजिटिव। अगर आप सोचते हैं कि आप फेल हो जाएंगे, तो आप हो जाएंगे। अगर आप सोचते हैं मैं पास होऊंगा, हर हालत में पास होऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा, आप करके दिखा देंगे। बिकॉज इफ यू आर निगेटिव, अब आपको एक क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, अगर आप पॉजिटिव हैं, अरे मैं कोशिश करता हूँ, इसको लिखूंगा, इसको करूंगा। मुझे याद है मैंने लॉ किया था एक बार, हाई कोर्ट मैं पढ़ के गई, शायद सुप्रीम कोर्ट आया, सुप्रीम कोर्ट पढ़ के गई कि हाई कोर्ट आ गया, कि फंक्शंस ऑफ हाई कोर्ट, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। मैंने उसके हेडिंग्स लिए और अंदर अपनी समझ में जो समझ में आया सुप्रीम कोर्ट के लिए वो लिख दिया, एंड आई गॉट हाईएस्ट मार्क्स। अगर मैं सोच रही थी कि मुझे कर ही नहीं पाऊंगी, मुझे तो आता नहीं, मैंने पढ़ा नहीं, तो नहीं होता। तो इफ यू हैव कॉन्फिडेंस, इफ यू थिंक पॉजिटिवली, तो आपके बहुत सारे काम ऐसे हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं होते? कितनी चीजें जो आप सोचते हैं आप नहीं कर पाएंगे, आप बहुत अच्छे से कर लेते हो, बिकॉज योर थिंकिंग इज पॉजिटिव। और जिनकी निगेटिव थिंकिंग है, जो अपने पर कॉन्फिडेंस नहीं रखते, वो नहीं कर पाते। अच्छा भाई, कल आप लोगों का क्लास होगा। हेलो? यस मैम।